हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले बच्चों मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड किया हूँ। यह हमारा तीसरा वीडियो है और ये वीडियो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा बच्चों इस चैप्टर में आपके लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो अलजेब्रा जो ग्राफ्स आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों चलो सीधा सीधा चालू कर देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो बच्चों हम देख चुके थे। अ पॉलिनोमियल इन एक्स हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री पॉलिनोमियल का 2 होना जरूरी है, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी रहे माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बच्चों इस प्रकार का होता है: ax² + bx + c, where a, b and c are known as constants। ठीक है, ये a b c बच्चों कॉन्स्टेंट्स होते हैं और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर r से। माने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है वैल्यू ऑफ a के लिए। ये रेस्ट्रिक्शन होता है बच्चों कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है यहाँ पे। अब ये a यहाँ पे 0 क्यों नहीं होता होगा? सपोज हमने a का वैल्यू 0 रख दिए, तो चलो ट्राई करके देखते हैं बच्चों। a का वैल्यू मैंने यहाँ 0 रख दिया तो 0 × x² + bx + c ऐसे कुछ ये बनेगा। अब 0 × x² तो बच्चों 0 ही आने वाला है, माने पॉलिनोमियल बचा कितना? bx + c बचा। अब a जब मैंने 0 प्लेस कर दिया तो अब इस पॉलिनोमियल में देखो x का हाईएस्ट पावर 1 है, माने यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 1। और हमने लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े थे, और पॉलिनोमियल इन एक्स हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए a को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। b एंड c कैन टेक एनी रियल वैल्यू, बट a may take all the real values except only the value a is equals to 0। तो यहां a is equals to 0 रहने से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, लीनियर बन जाएगा। इसीलिए ये तो हम समझ गए कि a को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्यों a 0 वैल्यू नहीं ले सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, एट ए टाइम दोनों 0 हो सकते हैं। सपोज c 0 है तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सपोज b 0 है तो ये पॉलिनोमियल अब कुछ इस तरीके से बन गया। अगर b और c दोनों जीरोस है तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का बन गया। यहां देखो बच्चों, c 0 होने की वजह से जो इसका हाईएस्ट पावर है वो पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। b 0 होने की वजह से जो पहले हाईएस्ट पावर 2 था अभी भी 2 ही है। b और c दोनों जीरोस हो गए तब भी हाईएस्ट पावर 2 है, माने एवरीवेयर द डिग्री इज 2 मींस इट कैन बी टर्म्ड या इट इज डेफिनेटली टर्म्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सभी केसेस बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, माने ये ट्राइनोमियल भी है। इसमें 2 टर्म्स है, माने ये बाइनोमियल भी है। इसमें 2 टर्म्स है, माने ये भी एक बाइनोमियल है। इसमें एक ही टर्म है, माने ये मोनोमियल है। तो आपने देख लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक तो ट्राइनोमियल हो सकता है, या बाइनोमियल हो सकता है, या मोनोमियल हो सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम बच्चों 3 टर्म्स हो सकती है। पहली तो x² वाली टर्म, दूसरी x वाली टर्म और तीसरी कांस्टेंट टर्म। तो मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती है, मिनिमम 1 टर्म हो सकता है। और डिग्री ऑलवेज लेकिन क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझने के लिए
उसका ग्राफ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान रहे बच्चों, ग्राफ किसी फंक्शन का या किसी पॉलिनोमियल का आत्मा होता है। अगर आप ग्राफ को निग्लेक्ट करके डायरेक्ट अलजेब्रिकल प्रॉब्लम्स या फॉर्मूलाज पढ़ना चाहोगे तो ये नॉलेज आपको बहुत क्या कहते हैं, अंधेरे में लेके जाएगा। ये नॉलेज आपका अधूरा रहेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल को या फंक्शन को पहले अच्छे से अंडरस्टूड करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए उसका ग्राफ पहले अच्छे से समझना ये जरूरी होता है, और देन न्यूमेरिकल्स में एंट्री करना चाहिए बच्चों। तो चलो इसका ग्राफ ट्राई करते। तो ग्राफ के लिए बच्चों यहां जो मैं फिर से जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का लिख लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। ग्राफ समझने के लिए एक नई चीज, एक नई टर्म बच्चों यहां पे हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब आप बोलोगे सर ये b² माइनस 4ac ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये बच्चों हम जब हायर एजुकेशन में माने 11 12 या जेई के लिए जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स बनाते हैं, तो b² माइनस 4ac यहां से ये ग्राफ टर्न मारता है, माने ग्राफ अपना क्या कहते हैं, नेचर जो है चेंज करता है। तो इसीलिए d के ऊपर ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्या कहते हैं नेचर छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए डी को ग्राफ स्टडी करने के लिए स्टडी जरूर किया जाता है। तो अभी तो आप इतना ही समझो कि ये डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और डी का जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होता है वो b² माइनस 4ac होता है। कभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में अभी तो डीप में जाना एकदम उचित नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसमें हम डीप में जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो डी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर थे और ए इज नॉट इक्वल टू 0 था। तो ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर ए लेस देन 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 के दो मीनिंग हो गए। तो ये जो तीन चीजें हैं, एक ए का ग्रेटर देन 0 होना या ए का लेस देन 0 होना, और डी का वैल्यू, डी के वैल्यूज आपको तीन प्रकार के मिल सकते हैं। एक मिल सकता है डी में इक्वल टू 0, एक हो सकता है डी में ग्रेटर देन 0, और एक हो सकता है डी में लेस देन 0। माने डी का एग्जैक्टली वैल्यू 0 भी हो सकता है, डी का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, माने ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी का वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है, मींस नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये तीन चीजों के ऊपर और इन दो चीजों के ऊपर बच्चों ग्राफ पूरा डिपेंड करता है। ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये तीन अलग अलग केसेस में तीन अलग ग्राफ्स बनेंगे। ए लेस देन 0 के लिए इन तीन अलग अलग केसेस के लिए तीन अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे। तो ये ग्राफ्स कैसे बनेंगे और कैसे ये बी और ए ग्राफ को अफेक्ट करते हैं वो हम वन बाय वन बच्चों देखेंगे, और फिर इसको लास्ट में समराइज करेंगे। जो जो चीजें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ के साथ पढ़ी उनको लास्ट में हम समराइज भी करेंगे। तो चलो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 16। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हूं मैं। यहाँ a इज इक्वल टू 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1x² ऐसे पढ़ सकते हो। a इज इक्वल टू 1 है माने पॉजिटिव है, मींस a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। b का वैल्यू बच्चों दिख रहा है -8। यहाँ एक चीज ध्यान दे रहे, बच्चे डायरेक्टली 8 ले लेते हैं, तो ध्यान रहे बच्चों अगर माइनस साइन है तो -8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ +8 होता तो मैं बिना साइन के भी उसे लिख सकता था। और c का वैल्यू बच्चों यहाँ मुझे दिख रहा है 16। चलो d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया था, b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b का वैल्यू मेरे पास में है -8 का स्क्वायर -4 इंटू
ए का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू मेरे पास में है 16। -8 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ आएगा 64। यहाँ 16 4 जा 64, 64 - 64 0 मीन्स वैल्यू ऑफ हियर आई एम गेटिंग डी। तो यहाँ मैं वो वैल्यू मेंशन करके रखता हूँ, डी इज इक्वल टू 0, जो मैंने रफ में कैलकुलेट करके देख लिया है। अब ये सब चीजें मैं मिटा देता हूँ बोर्ड से। अब इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के समय भी बच्चों समझा दिया था कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए उस पॉलिनोमियल को y से इक्वेट करो, माने p ऑफ x की जगह मुझे रखना पड़ेगा y। तो लेट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में क्या करेंगे बच्चों, हम x के वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे, तो करेस्पॉन्डिंग हमें y के वैल्यूज मिलते जाएंगे, माने हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट्स माने x, y, ये कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे जिसके भरोसे हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ आप कौन से नंबर प्लेस करने के, तो यहाँ बच्चों एक ऐसा नंबर ट्राई करके पहले देखते हैं जिसके ऊपर y का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ मुझे अगर मैं x का वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 16। आप चाहे जो रख सकना है, जो वैल्यू चाहे वो रख सकते हो बच्चों, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ग्राफ ईज के साथ बनना चाहिए, बहुत कम समय में बनना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें सोचना पड़ेगा कि ग्राफ ओरल ऑब्जर्वेशन से हम ट्राई कर लेंगे कि किसके ऊपर आंसर 0 आता है, ऐसा ही नंबर पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ 4 स्क्वायर 16, यहाँ 32 प्लस 16, 16 प्लस 16 32 हो गया, 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब जब मैंने x का वैल्यू 4 प्लेस किया तब y का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, तो एक पॉइंट हो गया 4,0। अब ये पॉइंट बच्चों x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो चलो अब ग्राफ बनाना भी इसके साथ चालू कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ ये कोई पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूं मैं। दिस इज x, x डैश, y डैश, ओरिजिन o या 0। यहाँ पे बच्चों x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 0 था, तो ये रहेगा 1 2 3 4। यहाँ कहीं पे वो पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,0। अब 4 के इधर वाला एक नंबर प्लेस करके देखता हूं मैं। तो यहाँ है 3, तो मैंने सपोज x का वैल्यू 3 प्लेस कर दिया। तो देखते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, -8 इंटू 3 होगा, प्लस 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आएगा -24 प्लस 16, ठीक है। 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 24, आंसर इज कमिंग 1। तो y का वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, व्हेन x is placed, x instead of x3 is placed, I am getting here y is equals to 1। तो एक पॉइंट हो गया मेरे लिए 3,1। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहां कहीं पे वो पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब 4 से बड़ा नंबर प्लेस करके देखता हूं मैं। सपोज मैंने x का वैल्यू प्लेस करके देखा यहाँ पे 5। तो चलो अब y के वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस 16, 5 स्क्वायर 24, ये बनेगा 40 प्लस 16 25 प्लस 16 41, 41 माइनस 40, आंसर इज कमिंग 1। तो जब मैंने x का वैल्यू यहाँ 5 प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ कहीं पे रहेगा x का वैल्यू 5, तब y का वैल्यू 1 है। तो y का वैल्यू तो 1 हमने पहले से बना के रख दिया है, ये है y का वैल्यू 1। अब मैं बच्चों उसके आगे भी नंबर प्लेस करूं या इसके पीछे नंबर प्लेस करूं, तो ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा। माने मैं एक्चुअली अगर ग्राफ बनाऊंगा, आप घर को जरूर ट्राई करना बच्चों, इसके पीछे के और आगे के नंबर प्लेस करते जाना। मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से ग्राफ और बनाना है, इसीलिए मैं ये शॉर्ट में निपटा रहा हूं। तो यहाँ ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को अब स्टडी करते हैं। यहां a हमारा ग्रेटर देन 0 था, a क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है।
और डी क्या था, इज इक्वल टू 0 था। मैंने क्या कहा था कि ए ग्रेटर देन 0 होना या लेस देन 0 होना, और डी का वैल्यू जो तीन वैल्यूज हमने डिस्कस किए थे, डी का 0 होना, डी का ग्रेटर देन 0 होना या डी का लेस देन 0 होना, इसके ऊपर ग्राफ अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों, डी का वैल्यू 0 है तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को बरोबर एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 होता है तब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक रियल 0 होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ज्यादा उचित बोलना क्या होता है बच्चों, टू इक्वल एंड रियल जीरोस होते हैं। क्या होते हैं, टू इक्वल एंड रियल जीरोस, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो इसको एटमोस्ट 2 रियल जीरोस रहते हैं, माने नो रियल 0, 1 रियल 0 या 2 इक्वल एंड रियल जीरोस ऐसे कह सकते हो, या 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरोस ऐसे कह सकते हो। तो यहां पे d इज इक्वल टू जब 0 रहता है तब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 इक्वल एंड रियल जीरोस होते हैं या एक सिंगल 0 है, अभी के लिए इतना समझो। अब a जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये ग्राफ देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसे अपर पैराबोलिक होता है। इस शेप को कहा जाता है पैराबोलिक शेप। ठीक है, अब ये पैराबोला ऊपर मुंह खोलने वाला ऐसे पैराबोला हो गया, इसे कहते हैं अपर ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो जब भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ग्राफ का शेप अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। d का वैल्यू 0 है, इसीलिए ये ग्राफ x एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच करेगा। तो चलो ये एग्जांपल से तो हमारे d इज इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ तो डिस्कस कर लिया। अब एक पॉलिनोमियल और लेते हैं। सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब चलो इसे जज करते हैं। हियर a का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरे पास 1 है, माने ग्रेटर देन 0 है a का वैल्यू, b का वैल्यू मेरे पास 2 है और c का वैल्यू मुझे यहां दिख रहा है माइनस 3। अब मुझे d की वैल्यू की जरूरत है तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 3, 2 स्क्वायर 4, यहाँ 4 3 12, लेकिन प्लस 12 16, माने ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू 16 है, मतलब क्या है बच्चों, d यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। d जब 0 होता है तब आपने ग्राफ अभी अभी एंजॉय किए हो। अब d ग्रेटर देन 0 होगा तब ग्राफ कैसे होगा ये भी हम अब एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, ये तो लास्ट ग्राफ में भी देखा था। अब यहां डिफरेंस क्या है, यहां d इज ग्रेटर देन 0 है, लास्ट ग्राफ में हमारा d इज इक्वल टू 0 था। तो चलो इसके लिए भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे y ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो चलो फटाफट यहाँ एक टेबल बना लेते हैं ताकि वो पॉइंट प्लेस करके हम ग्राफ बना सके। तो हियर दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x कॉमा y, मींस दोस पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन द ग्राफ। यहाँ बच्चों सबसे पहले सोचेंगे कि इसका आंसर 0 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। सपोज यहाँ पे मैं -1 प्लेस करके देखता हूं, तो यहाँ -1 प्लेस करूंगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1 तो नहीं आएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -2, ये -3, माने -4 बन रहा है। तो लिख लेते हैं ये भी वैल्यू, या फिर इसे बाद में देखते हैं। तो इसको हमें पता नहीं कि इसका आंसर 0 कहाँ आ रहा है। तो 9th स्टैंडर्ड में बच्चों आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो। यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ 3 1 जा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 माने x माइनस 1
इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ऐसे दो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं जिनके ऊपर इसका आंसर 0 आता होगा। ये सपोज बच्चों अभी आपको नहीं भी जमा तो नो प्रॉब्लम, आप ट्रायल एंड एरर मेथड से प्लेस करो, ग्राफ बनाते बनाते पॉइंट प्लेस करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 1 प्लेस करके देखता हूं। तो देखो यहां 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3, आंसर इज कमिंग 0। तो x का वैल्यू जब मैंने 1 रखा तब मुझे y का वैल्यू मिल रहा है 0। तो हियर द पॉइंट इज 1, 0। x का वैल्यू अब 1 से बड़ा रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो x का वैल्यू सपोज बच्चों मैंने 2 रख दिया, तो यहाँ y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 2 रखना है मुझे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 स्क्वायर 4, ये 4 माइनस 3, 4 4 8, 8 माइनस 3 बन जाएगा 5। तो x का वैल्यू 2 रखने से y का वैल्यू मुझे यहाँ मिल रहा है 5। ग्राफ पे एक्चुअल प्लॉट करते जाते हैं और पॉइंट भी मेंशन करते जाते हैं, देखते हैं हमें ग्राफ इसका किस तरीके का मिलेगा। तो पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1 था तब y का वैल्यू 0 था, तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट इज 1, 0। x का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू मुझे 5 मिला था, तो यहाँ कहीं पे रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसे, चलो तो यहाँ कहीं पे दिख रहा है मुझे 5, तो ये वो पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 5। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू 0 प्लेस करके देखते हैं। तो x का वैल्यू मैं 0 प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3, माने y का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 प्लेस करने से मुझे y का वैल्यू माइनस 3, ये पॉइंट नहीं था बच्चों, ठीक है, पॉइंट ये है। तो x का वैल्यू 0 तब y का माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये वो पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट है 0, माइनस 3। अब x का वैल्यू माइनस 1 प्लेस करके देखते हैं, 0 से छोटा, तो x का वैल्यू 0 था तब y का माइनस 3, ये मैं मेंशन करना भूल गया था यहाँ पे, ओके। अब x का वैल्यू माइनस 2 प्लेस करके देखते हैं, 1 से छोटा, और सॉरी माइनस 1 प्लेस करके देखना है पहले, ओके। माइनस 1 प्लेस करके देखते हैं x का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 5, आंसर इज कमिंग माइनस 4। तो x का वैल्यू माइनस 1 तब y का वैल्यू आ रहा है माइनस 4, माने और नीचे जाएगा ये ग्राफ। तो यहाँ y डैश कर लेता हूँ, यहाँ कहीं पे रहेगा बच्चों माइनस 4, यह है माइनस 1, ये वो पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस 1, माइनस 4। और एक नंबर लेते हैं, जितना ज्यादा आप बच्चों ट्राई करते जाओगे उतना ग्राफ आपका बहुत क्लियर होते जाएगा। x का वैल्यू माइनस 2 और छोटा ले रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये ग्राफ फ्री हैंड से मैं ज्वाइन करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां से ये ग्राफ किधर जाने वाला है ये सोचने के लिए मुझे x का वैल्यू क्या प्लेस करना पड़ेगा, माइनस 2, माइनस 1 प्लेस किया था तब माइनस 4 मिला था, ये तो पॉइंट हमारा हो गया प्लॉट करना। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं माइनस 2, x का वैल्यू जब मैं माइनस 2 प्लेस करूंगा तो यहां बन जाएगा बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3, दैट इज 4 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 कैंसल, माइनस 3, माने x का वैल्यू माइनस 2 है तब y का वैल्यू माइनस 3 है, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा ये वाला, x का वैल्यू माइनस 2 है और y का वैल्यू माइनस 3 है, तो यहाँ माइनस 2 माइनस 3 ये वाला वो पॉइंट हो गया, माने ग्राफ अब ऐसे जा रहा है। अब ग्राफ इधर जाएगा तब x एक्सिस को कट करेगा, तो एक चलो और एक ट्राई करके देखते हैं बच्चों, माइनस 3 प्लेस करके देखते हैं x का वैल्यू। तो सपोज मैंने माइनस 3 प्लेस कर दिया,
तो यहाँ कुछ ऐसे बनेगा, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ बन जाएगा -6 -3 9 -9, आंसर इज कमिंग 0। माने जब मैं x का वैल्यू -3 प्लेस करूंगा तब y का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। ये वो पॉइंट हो गया, माने ग्राफ ऐसे आ रहा है, अब ग्राफ आगे ऐसे जाएगा। यहां पर भी देखो बच्चों ग्राफ हमें कैसे मिला, ये फ्री हैंड से ज्वाइन करना चाहिए बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल छोड़ के बाकी सभी ग्राफ फ्री हैंड से बनाना चाहिए, कभी इनके लिए स्केल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्री हैंड से मैंने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ भी देखो बच्चों अपर ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। मैंने लास्ट ग्राफ में भी आपको समझा के बताया था कि जब जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तब ग्राफ अपर ओपनिंग पैराबोला रहेगा। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज पैराबोलिक होता है। दो प्रकार के ग्राफ उसमें होंगे, एक तो अपर ओपनिंग पैराबोला होगा या ऐसे लोअर ओपनिंग पैराबोला होगा, उल्टा यू या ऐसे यू जैसा, ठीक है। तो ऐसे कब रहेगा, जब a ग्रेटर देन 0 है, और ऐसे कब रहेगा जब a लेस देन 0 है। तो यहां a ग्रेटर देन 0 था तो ग्राफ अपर ओपनिंग पैराबोला है। अब आते हैं d पे, d इज ग्रेटर देन 0। तो देखो बच्चों यहां x एक्सिस को ये ग्राफ एग्जैक्टली 2 पॉइंट में कट कर रहा है, माने यहां x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहां x इज इक्वल टू -3। ये दो जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि 1 प्लेस करने से 0 आ रहा था आंसर, -3 प्लेस करने से भी आंसर 0 आ रहा था। तो यहां पे ये दो डिस्टिंक्ट और रियल जीरोस है। तो यहां ध्यान में रहे, जब भी t ग्रेटर देन 0 होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। माने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करके जाएगा। यहां ध्यान में रहे बच्चों, p ऑफ x है तो x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करता है वो देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल x का है। p ऑफ y है तो पॉलिनोमियल इन y हो गया वो, तो आप देखोगे कि y एक्सिस को कितने पॉइंट में कट या टच करता है। यहां मैंने एग्जांपल में लिया हूं p ऑफ x, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, वेरिएबल x है यहां पे। तो यहां मैं इतना ही सोचूंगा जीरोस देखने के लिए कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में टच या कट करता है। तो दो चीजें बच्चों हमारे समझ में आई कि a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपर पैराबोलिक रहता है लास्ट एग्जांपल में, और इस एग्जांपल में भी देखा हमने। d ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस को बराबर उसने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट किया, माने दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस है। ये हमने यहां पे एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में ऐसा ही था, लेकिन d इक्वल्स टू 0 था। d इक्वल्स टू 0 था तब ग्राफ x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट में टच करके जा रहा था, माने उस समय उस पॉलिनोमियल को एक रियल जीरो होगा या दो इक्वल एंड रियल जीरोस होंगे। तो ये तो हो गया बच्चों a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 का। और कुछ पॉलिनोमियल्स लेके उनके ग्राफ हम डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि इससे हमें सभी केसेस में क्या सीखने को मिला, क्या हम इसमें से समराइज कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू -x² -2x + 3। अब मैंने ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया जहां पे a का वैल्यू -1 है, माने a यहां पे बच्चों लेस देन 0 है। तो हियर a is equals to -1 which is less than 0, b is equals to -2 and c is equals to 3। अब d का वैल्यू निकाल के देखते हैं। d क्या होता है हमेशा, b² - 4ac, दैट इज d is equals to, d का वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, यहां -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां माइनस माइनस प्लस 4 3 जा
12 माने यहाँ अगेन आंसर इज कमिंग 16। 16 ग्रेटर देन 0 होता है, माने यहां पर भी हमें d इज ग्रेटर देन 0 ही मिल रहा। तो चलो यहां मेंशन करके रख देते हैं d इज ग्रेटर देन 0। तो दो चीजों के ऊपर हमारा ग्राफ डिपेंड करेगा, एक तो a लेस देन 0 है और दूसरा d ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ अपर ओपनिंग पैराबोला रहेगा या लोअर ओपनिंग पैराबोला रहेगा। d के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे, नेचर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ये d के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो इसका ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक टेबल बना लूं वैल्यूज का, जैसे हमने लास्ट ग्राफ्स में बनाए x y x कॉमा y, सपोज मैंने x का वैल्यू 1 प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 0। तो x का वैल्यू 1 प्लेस करने से y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट मिल रहा है मुझे 1,0। तो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि हमें कौन से पॉइंट्स लेने के हैं ये ग्राफ हमें हिंट दे दे, ठीक है ना। हवा में तीर चलाने से अच्छा है ग्राफ को देखते देखते पॉइंट हम मेंशन करते जाएंगे और जल्दी जल्दी हमारे टेबल भी बन जाएगा और ग्राफ भी बन जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया 1,0, तो x एक्सिस पर का 1 y एक्सिस पर का 0, ये वो पॉइंट हो गया 1,0। ओके, ये तो बच्चों x एक्सिस पे है। अब इसके पहले का एक नंबर लेके देखते हैं, सपोज मैंने x का वैल्यू ले लिया 0, तो x का वैल्यू बच्चों अगर मैं यहां 0 लूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, माने 0, ये तो सब 0 0 ही हो जाएंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो x का वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू 3 मिल रहा है मुझे। तो व्हेन x इज 0 y इज 3, तो ये हो गया 1 2 3, ऐसे कहीं पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, यहां कहीं पे मुझे वो पॉइंट मिलेगा। अब 1 से बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1 से बड़ा वैल्यू ले लिया मैंने 2, x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, यहां बन जाएगा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3, आंसर विल कम माइनस 5। तो यहां रहेगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, थोड़ा और इसे नीचे लेके जाते हैं, यहां कहीं पे रहेगा बच्चों माइनस 5। ओके, तो x का वैल्यू मैंने 2 प्लेस किया था, y का वैल्यू मुझे माइनस 5 मिला था, तो द पॉइंट इज 2, माइनस 5। तो x का 2 y का माइनस 5, तो यहां कहीं पे वो पॉइंट आएगा 2, माइनस 5। तो यहां से तो मुझे पता चल रहा है कि ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अब इधर वाला वैल्यू प्लेस करके देखते हैं, सपोज मैंने x का वैल्यू माइनस 1 प्लेस करके देखा, ग्राफ बता देता है बच्चों कि अब इधर ऐसे हो रहा है, फिर इधर के लिए कैसे होगा। तो फिर x का वैल्यू मैं माइनस 1 प्लेस करके देखता हूं, तो माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, तो आंसर इज कमिंग 4। तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4। तो x का मैंने माइनस 1 प्लेस किया, तो y का मुझे 4, थोड़ा इसे भी और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं पे रहेगा 4 और यहाँ है माइनस 1, तो ये वाला वो पॉइंट रहेगा, क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट सही है, माइनस 1,4। x का वैल्यू माइनस 2 प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। ये बच्चों मैं जानबूझ के आपके सामने ट्रायल करके बता रहा हूं, मैंने बिगिनिंग में ही बोला था ग्राफ इज सोल ऑफ द फंक्शन, पॉलिनोमियल का सोल ग्राफ होता है। ग्राफ अगर बहुत अच्छे से आप समझ गए तो न्यूमेरिकल्स में
जो रूल्स थ्योरम्स जो भी आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसको आप प्रॉपर बेसिक तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, -2 प्लेस करके देखते हैं x का वैल्यू। तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 3, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यहाँ +4 हो जाएगा, +3 दोनों कैंसल, y का वैल्यू मिल रहा है मुझे 3। तो जब मैंने x का वैल्यू -2 प्लेस किया तब y मुझे 3 मिल रहा है। तो -2, 3, ये x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -3। ओके, अब एक और ट्राई कर लेता हूं बच्चों, लास्ट ट्राई। ठीक है, मैं x का वैल्यू -3 प्लेस करके देखता हूं। मुझे आपको ये भी बताना है कि 0 एक्सिस पे वो कहां कट करेगा, x एक्सिस पे, सॉरी। तो इसीलिए एक ट्राई मैं और कर रहा हूं। जब मैंने x का वैल्यू मैं यहाँ पे -3 प्लेस करूंगा तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 +3 -3 का स्क्वायर 9, यहां बन जाएगा +6 +3 -9 +9, आंसर इज कमिंग 0। जब मैंने x का वैल्यू -3 प्लेस किया तब y का वैल्यू आया 0। तो ये वाला एक पॉइंट बनेगा। चलो अब बच्चों ग्राफ फ्री हैंड से कंप्लीट करते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये इधर नीचे ही जाते रहेगा, कभी वापस ऊपर नहीं आएगा। यहां ये ग्राफ देखो बच्चों, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ये ग्राफ कैसे है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां a का वैल्यू लेस देन 0 है। देख लो, a का वैल्यू लेस देन 0। यहां x एक्सिस को ये ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करा के जा रहा है, माने दो डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरोस इस पॉलिनोमियल को है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां b इज ग्रेटर देन 0 है। तो ध्यान रहे बच्चों, जब भी a लेस देन 0 रहेगा तब ग्राफ लोअर ओपनिंग पैराबोला रहेगा, और जब भी d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, अगर वो पॉलिनोमियल x का है तो x एक्सिस को एग्जैक्टली दो पॉइंट में कट करा के जाएगा। दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा अभी। ठीक है, एक और आखिरी एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि कहां तक हम पहुंच गए इसमें। तो आखिरी एग्जांपल मैं ले रहा हूं बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x + 3। सपोज ये कोई एग्जांपल मैंने ले लिया। चलो यहाँ पे हियर क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, a का वैल्यू 1 है जो ग्रेटर देन 0। वी आर हैविंग हियर a इज इक्वल टू 1, यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 दिख रहा है बच्चों। b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू दिख रहा है हमें +3, या सिंपली आप 3 लिख सकते हो। तो यहां सबसे पहले d हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला हमारे पास में था b² - 4ac, दैट इज b का वैल्यू है -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3। यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 4 3 12 -12, 4 -12, यहाँ आ रहा है बच्चों -8। तो d का वैल्यू यहां मिल रहा है हमें -8। पहली बार, अभी तक जितने एग्जांपल्स हमने ट्राई किए, पहली बार हमें d का वैल्यू लेस देन 0 मिल रहा है। पहले समय d का वैल्यू इक्वल टू 0 मिला था, सेकंड टाइम d ग्रेटर देन 0 मिला था, थर्ड ग्राफ में भी d ग्रेटर देन 0 मिला था। यहाँ d का वैल्यू नेगेटिव है, मींस d इज लेस देन 0 है। तो देखते हैं d इज लेस देन 0 रहने से हमारे ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। यहाँ ये तो हमें पता ही है कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर मुंह खोलने वाला पैराबोला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चलो ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू x² -2x + 3 ऐसे कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ फिर से एक टेबल बना लेते हैं। अब टेबल नहीं भी बनाए तो चलेगा बच्चों, अब तक के ग्राफ में आप समझ गए होंगे कि ग्राफ को देख देख के आपको बराबर वैल्यूज प्लेस करते जाने की है और ऑब्टेन करते जाने का। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा 0 किसके ऊपर इसका आंसर आएगा। तो मैं x का वैल्यू बच्चों 3 प्लेस करके देखता हूं।
तो यहाँ अगर मैं 3 प्लेस करूंगा तो 3 स्क्वायर 9 बनेगा, ठीक है। यहाँ 3 2 जा 6 बनेगा और प्लस 3, माने ये 0 नहीं आएगा। अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कहते हैं -1 प्लेस करके देखो तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ -1 2 आएगा, यहाँ -1 प्लेस कर दिया तो -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, +3 अब भी 0 नहीं आएगा। तो ये मैं जानबूझ के बच्चों आपके सामने ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली 0 किसके ऊपर आंसर आना चाहिए ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो, तो इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं तो ये स्प्लिट ही नहीं होगा, माने ऐसा कोई मुझे नंबर नहीं मिलेगा, कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर y का वैल्यू 0 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम ग्राफ के साथ साथ देखते हैं इसे, ठीक है। तो यहां बन गया x, x डैश, y, y डैश, o। यहां अगर बच्चों मैं x का वैल्यू सबसे पहले मैंने प्लेस कर दिया सपोज 0, तो x का वैल्यू 0 प्लेस कर दिया तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, माने y का वैल्यू 3 मिल रहा है मुझे। तो एक तो पॉइंट हो गया मेरे पास में 0,3, तो ये हो गया 1 2 3, x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू मुझे 3 मिल रहा है। अब एक काम करता हूं, x के राइट में जाता हूं, 0 के राइट में, तो मैं x का वैल्यू 1 प्लेस करके देखता हूं। तो इस इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू 1 प्लेस किया तो यहाँ 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 3, y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मैंने अगर 1 प्लेस किया तो y का वैल्यू मुझे 2 मिल रहा है, ये वो वाला पॉइंट रहेगा। नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इसके बाद का और एक पॉइंट मैं प्लेस करके देखता हूं। सपोज मैंने x का वैल्यू रख दिया 2, तो x का वैल्यू अगर मैं 2 प्लेस कर दिया, आपको अभी पता ही है बच्चों ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो यहां से नीचे आएगा तो आगे और ऊपर जाने वाला है कहीं से तो भी, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट नंबर प्लेस किया हूं। तो x का वैल्यू मैं यहां 2 प्लेस कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3, 4 माइनस 4 प्लस 3, आंसर इज कमिंग 3। तो x का वैल्यू 2 प्लेस करने से y का वैल्यू मुझे 3 मिल रहा है। तो चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं फ्री हैंड से, तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। यहां फिर से बच्चों ग्राफ अपर पैराबोलिक है। ग्राफ अपर पैराबोलिक का रीजन क्या है, अपर ओपनिंग पैराबोलिक का रीजन ये है कि ग्राफ में या पॉलिनोमियल में a इज ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, ये ग्राफ अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x एक्सिस को ना तो एक सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है, ना ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ये x एक्सिस की दूर ही भाग रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि ये y एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल x का है, y से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो x एक्सिस को ये ग्राफ ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, माने इसको कोई रियल 0 नहीं है। तो यहां d जब भी लेस देन 0 होता है तब एक चीज समझ लो कि देयर विल नो हैव एनी रियल 0। यहां जीरोस होते हैं बच्चों, लेकिन जीरोस रियल नहीं होते। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि जीरोस अगर है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ध्यान रहे बच्चों, जब भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है या टच करता है तब रियल जीरोस होते हैं। जब टच या कट नहीं करता है तो वो जीरोस कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होते हैं, जो आप 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस में नहीं पढ़ोगे। 11th स्टैंडर्ड में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम का चैप्टर पढ़ोगे, उनमें ये सब आप जीरोस या रूट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो उसको जीरो रहते ही रहते हैं। वो जीरोस रियल है या नहीं है ये डिपेंड करता है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये डिपेंड करता है d के वैल्यू के ऊपर। तो अभी तक जो हमने देखा बच्चों, d इक्वल टू 0 है तो रियल जीरोस है, लेकिन वो रियल जीरोस कैसे है, इक्वल, ठीक है ना, और ग्राफ एक ही सेम पॉइंट में टच करता था एक्स एक्सिस को।
डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल जीरोस है, लेकिन कैसे है ये रियल जीरोस? डिस्टिंक्ट एंड रियल है, माने दो अलग अलग पॉइंट में ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और डी अगर लेस देन जीरो है तो फिर ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा, मीन सच अ पॉलिनोमियल, सच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन जीरो will have no real zeros। तो इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे। दूसरा कंक्लूजन, a ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ ऐसे रहेगा, अपर ओपनिंग पैराबोला, और a लेस देन जीरो है तो ग्राफ ऐसे रहेगा, लोअर ओपनिंग पैराबोला। तो यहां बच्चों अगर हम अब समराइज्ड करना चाहे तो जनरल फॉर्म अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r होता है और a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है मतलब इसके दो मीनिंग हो रहे होंगे, एक तो a इज ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर a इज लेस देन जीरो होगा। अब a इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने तीन प्रकार के ग्राफ्स देखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। a इज ग्रेटर देन जीरो, d इज इक्वल टू जीरो है, तब हमने ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे देखा था, ठीक है। यहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है, माने यहां पे एक ही रियल जीरो है या दो रियल जीरोस है लेकिन दोनों के दोनों इक्वल है, ऐसे यहां पे कंसीडर किया जाता है। यहां d इज ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ कुछ मेरा ऐसे बना था, ऐसे, ठीक है। यहां ये ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, माने यहां पे दो डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरो है। और तीसरा ग्राफ मेरा बना था बच्चों, यहां थोड़ा मैं इसे राइट में शिफ्ट करा लेता हूं, d लेस देन जीरो के लिए। तो तीसरा ग्राफ यहां कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बना था, ऐसा। ये ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्योंकि यहां d इज लेस देन जीरो है, मतलब इस सिचुएशन में इसे कोई रियल जीरो नहीं है। ओके, टू इक्वल एंड रियल जीरोस, d is equals to 0, graph is upper parabolic because e is greater than 0. Two distinct and real zeros because d is greater than 0, graph is upper parabolic because e is greater than 0. No real zero because d is less than 0 and graph is upper parabolic because e is greater than 0. तो a जब भी greater than 0 होता है, ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा, अपर पैराबोलिक। वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डी के ऊपर। तो इतना हमें इन ग्राफ से बच्चों सीखने को मिला। अब जब a लेस देन जीरो था तो पहला ग्राफ, अब थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है बच्चों तो थोड़ा मैं छोटा यहां पे ग्राफ बना लेता हूं। ओके, तो a लेस देन जीरो तो d इज इक्वल टू जीरो के लिए हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा, d इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स एक्सिस को बराबर ग्राफ कितने पॉइंट में टच करेगा? एक सिंगल पॉइंट में। और a इज लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसे रहेगा? नीचे मुंह खोलने वाला पैराबोला रहेगा, लोअर ओपनिंग पैराबोला। दूसरा ग्राफ हमने इसमें देखे थे, जब d इज ग्रेटर देन जीरो है, तो d इज ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लोअर ओपनिंग पैराबोला तो रहेगा ही रहेगा ये। क्यों? क्योंकि a इज लेस देन जीरो है और यहां x एक्सिस को ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहा है? कट कर रहा है, माने यहां पे दो रियल जीरोस रहेंगे। और इसका तीसरा ग्राफ बच्चों यहां आपको अब शायद यहां ठीक से दिखेगा नहीं, तो तीसरा ग्राफ में एक काम कर लेता हूं, ट्राई कर लेता हूं, ठीक है। यहां आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा राइट में, ओके,
जितने में आपको दिखेगा पोर्शन में उतने पोर्शन में मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यहाँ d इज लेस देन 0 लेते हैं, ये थोड़ा x मैं इधर ले लेता हूं और चलो यहाँ ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा x y x डैश y डैश o। यहां ग्राफ अब ऐसा बनेगा, यहां देखो ग्राफ ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, माने यहां नो रियल जीरो। तो वही सिचुएशन है बच्चों जो इधर पड़े थे। अब यहां d0 रियल, 1 ओनली रियल जीरो या 2 इक्वल एंड रियल जीरोस, d ग्रेटर देन 0, यहां पर भी d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल जीरोस। यहां d लेस देन 0, यहां पर भी d लेस देन 0, नो रियल जीरो। ओके, तो d के लिए आप ये चीज समझ गए हो। 6 के 6 केसेस मैंने बना के बताया, 6 में से 3 चीजें आपको ध्यान में रखने की है कि जब भी d 0 होता है 1 रियल जीरो, d ग्रेटर देन 0 होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो, और d जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल जीरो। a ग्रेटर देन 0 तो अपर ओपनिंग पैराबोला, और a लेस देन 0 है तो लोअर ओपनिंग पैराबोला। तो ये हो गया बच्चों एवरीथिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एवरीथिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ग्राफ पॉलिनोमियल का सोल होता है। एक वेल एक्सपीरियंस टीचर जब बार बार ये बोल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होता होगा। इसको बच्चों आप अच्छे से स्टडी करो। आगे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस वगैरह पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इधर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो अभी से मैंने आपकी जो आपको शायद 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4th या 5th चैप्टर जो भी होगा, नंबर वाइज मुझे लर्न नहीं है, तो वो चैप्टर की बहुत सारी प्रिपरेशन अभी यहीं पे हमने करा लिए है। तो एक चीज ध्यान में रखो, फ्यूचर में जो आपको आने वाला अलजेब्रा है 10th स्टैंडर्ड में या उसके भी आगे, उसके अकॉर्डेंस में आपको बराबर ट्रीट करा रहा हूं। ओके, और किसी भी मैथमेटिक्स की टॉपिक को कहां से पढ़ना चाहिए, बिगिन कहां से करना चाहिए और किस सीक्वेंस से जाते जाते उसके एंड तक जाना चाहिए, ये मैथ्स में फिक्स होता है बच्चों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ के पहले ग्राफ का टॉपिक रिजेक्ट कर लेते हैं, चलो हम ग्राफ बाद में पढ़ेंगे, और पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो भी बच्चे करते हैं वो मैकेनिज्म वाले बच्चे बन जाते हैं, माने ब्लूप्रिंट वाले। ऐसा एक आधा क्वेश्चन सॉल्व है उनके पास में तो उसी टाइप के वो क्वेश्चंस कर पाते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं हो पाता है। तो दिस वे यू विल डेफिनेटली एंजॉय द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल वर्क आप में डेवलप होते जाएगा, और सही मायने में आप पॉलिनोमियल के टाइप, जितने भी टाइप्स हमको सिलेबस को है, सही मायने में आप समझोगे। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, रजिस्टर आप अपने मेंटेन करोगे, ग्राफ बुक पे आप ग्राफ ट्राई करोगे। मैंने जो इक्वेशंस लिया या पॉलिनोमियल्स लिया, आप थोड़े डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आपकी बुक्स में से लेके ग्राफ जरूर बनाओगे, और ये सब चीजें भी ध्यान दोगे कि a ग्रेटर देन 0 है तब ग्राफ कैसे बना, d के लिए अलग अलग केसेस क्या बनती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों रखता है। सो थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर डे एंड डोंट कम आउट ऑफ द होम विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। ठीक है, कोई खास एकदम इमरजेंसी है तभी बच्चों घर से बाहर निकलो, ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स मैं खुद देखा हूँ बच्चों, तो इसीलिए डर लगता है। आपके पेरेंट्स आपका बहुत केयर करते हैं, तो उनके तरफ देखते हुए, ठीक है, अपने फैमिली का केयर करो, बाहर बिल्कुल भी मत निकलो बिना किसी रीजन के। सो थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू अगेन।